है कि जो राजनीति है वो सिर्फ दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सरकार तक सीमित है नहीं। तो मैं विनोद जी एक बार आपके पास आना चाहता हूँ। ये क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कुछ भी करना पड़ रहा है? दिल्ली में एक सरकार है जिसको लोग बहुत सारे कहते हैं कि दिल्ली की सरकार भी कोई सरकार है, तो एक म्युनिसिपैलिटी है। इसके बावजूद उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी चिंतित है और जिस अंदाज में वो लोग इस पे काउंटर अटैक कर रहे हैं, दुर्भाग्य है उनका कि उनके पास कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो सके। लेकिन जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करें और जवाब में जब केजरीवाल की पार्टी अपनी एजुकेशन और हेल्थ की बात करती है, तो ये लोग उस पर भी जम के हमला करने से चूकते नहीं हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता तो केजरीवाल के मुकाबले क्या, शीला दीक्षित के मुकाबले भी नहीं था। 15 साल शीला दीक्षित ने इसीलिए शासन किया। खुराना जी के बाद और साहब सिंह वर्मा के बाद दिल्ली में कोई भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा नेता नहीं रहा जो भाजपा का बेड़ा पार कर सके। डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ हद तक हो सकते थे, लेकिन वो हाईकमान को रास नहीं आ रहे थे। तो इसलिए 2015 का चुनाव नतीजा सामने है। दिल्ली की सरकार बीजेपी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व की आंखों की किरकिरी है, शुरू से ही, पहले दिन से ही। क्यों है किरकिरी? इसलिए किरकिरी है कि 2015 में जब हमारे मोदी जी का के नेतृत्व में भाजपा का जो चक्रवर्ती विजय रथ था, वो 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू होकर के और झारखंड, कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा होता हुआ दिल्ली आया, तो यहां उसको थाम दिया गया। पहली हार जो बीजेपी को मिली थी मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो दिल्ली में मिली थी। तो पहले से ही किरकिरी जो है वहां से शुरू होती है, एक बात। उसके बाद फिर कुछ समय बाद लगा कि दिल्ली तो म्युनिसिपैलिटी है, दिल्ली तो छोटी सरकार है, क्या है। तो वो धीरे धीरे, वो आप याद करिए, बड़ी लड़ाई रही सेंटर और उसके बीच में। नजीब जंग के जमाने में कितना ज्यादा अरविंद केजरीवाल धरने पर भी बैठे, सब हुआ, सारी पुराना इतिहास सबको मालूम है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एडजस्टमेंट हो गया और दिल्ली की सरकार अपना आरोप लगाती थी काम नहीं करने दे रहे। फिर 2020 जीत गई है, लगभग उतना ही बहुमत से जीते, 2-4 सीटें आगे पीछे छोड़ दीजिए अगर। तो थोड़ा सा कान खड़े हुए, लेकिन फिर भी ये माना गया कि दिल्ली से आगे इनका कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। क्योंकि 2017 में पंजाब में नहीं कर पाए थे कमाल, गोवा में भी नहीं कर पाए थे उस तरह से, तो उसको सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जब पंजाब में सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी देख रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने उस सारे कोशिशें की थी कि पंजाब में वो कुछ अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसके लिए उन्होंने अकाली दल से अपना अलग हुए और तमाम तरह के जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, उनके साथ अलायंस हुआ, सब कोशिश की। लेकिन वहां सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, वो भी प्रचंड बहुमत से, 91-92 कितनी सीटें आ गई 117 में। तो तब थोड़ा कान खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के भी, और भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है, जो उसके करता धरता लोग, यार ये तो अब मामला जो है थोड़ा सीमा से बाहर जा रहा है, ये तो अब पानी जो है ग्लास से बाहर निकलता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के का जो सबसे प्रिय राज्य है गुजरात इस समय, और जो संघ की प्रयोगशाला रहा है, वो लगातार पिछले 27-28 साल से वहां लगातार उनका निर्बाध शासन है। और इस आम आदमी पार्टी पहले वहां उपस्थिति के लिए चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पंजाब की सफलता ने उसका हौसला इतना बढ़ा दिया कि आम आदमी पार्टी को लगा कि बाकी सब छोड़ो, पंजाब पर ही फोकस करो। यानी हिमाचल पर भी उसका फोकस अब कम हो गया। पंजाब पे बिल्कुल, पंजाब कर रहा हूं, गुजरात पर जो है उन्होंने वैसे जैसे पंजाब पे फोकस किया था, लगभग उसी अंदाज में उन्होंने गुजरात पे फोकस शुरू कर दिया। और गुजरात में जो समर्थन मिलना शुरू हुआ, जिस तरह अरविंद केजरीवाल की मीटिंगों में लोग आना शुरू हुए, उनकी उसमें जो है सभाओं में, उनके रोड शो में, और खासकर शहरी इलाकों में। और फिर निकाय चुनाव में जो है सूरत में 27-28 पार्षद सभासद जीत गई आम आदमी पार्टी। तो ये कान खड़े हुए कि शहरी इलाकों में जिस तरह वोट बढ़ रहा है, ये तो बड़ा खतरे की घंटी है। मान लीजिए कांग्रेस का नुकसान कुछ करेगी, लेकिन अगर भाजपा का भी नुकसान कर दिया और असेंबली अगर हंग भी हो गई, चलिए आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति अभी कोई नहीं भविष्यवाणी कर सकता, लेकिन असेंबली त्रिशंकु भी हो गई और भाजपा 70-75 सीटों पर सिमट गई या 80 सीटों पर, तब तो उसके लिए बहुत ही, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक 2024 के चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा मैसेज होगा।
भाजपा हर कीमत पर गुजरात का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि 2024 की इबारत उसके बाद लिखी जाएगी। इसलिए ये भी, तो जो आप कह रहे हैं कि क्यों परेशानी है, तो परेशानी का एक सबब ये भी है। और उसके बाद ये आता है सारा आपका मामला आबकारी नीति का, और आबकारी उस पर जिस तरह से उन्होंने खंगाला होगा, खोजा होगा, चीजें मिली होंगी, और उसके बाद सारा शुरू होता है। अब वो चीजें ऐसी आ गई कि जब आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जा सकता था, या घेरा जाने की कोशिश बीजेपी अभी भी कर रही है, आबकारी नीति को लेके, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मसला हो, सत्येंद्र जैन वाला मसला हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने जो है, क्योंकि वो पॉलिटिकली वो भी बहुत स्मार्ट है, और मैं बार बार कहता हूं, वो मतलब मोदी जी की ही शैली से मोदी जी से वो जवाब देते हैं। जैसे मोदी जी एकदम डिस्कोर्स बदल देते थे, अभी भी बदल देते हैं, तो वैसे ही वो डिस्कोर्स बदलने में माहिर है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने तुरंत पब्लिक डिस्कोर्स बदल दिया, होगा साहब ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और खुद मनीष सिसोदिया जी जिनके यहाँ छापे पड़े, वो खुद मैदान में आए, उन्होंने कहा कि हमको 25 करोड़ का ऑफर और मुख्यमंत्री का, और उन्होंने पूरा ट्वीट किया। और उसके बाद 4 विधायकों की बात आ गई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और विधायक तोड़े जा रहे हैं, और ऑपरेशन लोटस। अब क्या हो गया कि वो आबकारी नीति और ट्रांसपोर्ट और सारे मुद्दे, सत्येंद्र जैन, वो तो चले गए साइड में, और ऑपरेशन लोटस आ गया फ्रंट में। अब बीजेपी बचाव की मुद्रा में हो गई कि नहीं नहीं, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, जैसा भी मुकेश भाई कह रहे थे, अवधारणा जो बीजेपी के बारे में ये है, वो तो यही है कि मतलब जो है वो जो है ऐसा करती है भाई। वो आप वो सारे स्टेट द्वारा सबको मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे हुआ। लेटेस्ट ये महाराष्ट्र वाला मसला था। तो जैसे किसी के बारे में धारणा बन जाती है, कोई व्यक्ति, मान लीजिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई उसको अन्यथा न ले लिया जाए, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई विशेषता है। अब अगर मान लीजिए कोई शराब बहुत पीता है व्यक्ति, और वो अगर 3 दिन बिना पिए भी आ रहा है, और थोड़ा कदम लड़खड़ा है, तो लोग कहेंगे पी के आ रहा है ये, क्योंकि एक छवि बन जाती है। तो उस तरह की एक छवि बीजेपी की बन गई कि वही तो सरकार गिराते हैं। कर्नाटक गिराया, मध्य प्रदेश गिराया, राजस्थान में गिराने की कोशिश की, महाराष्ट्र गिरा दिया, गोवा में किस तरह से इन्होंने वो किया, मेघालय में किया, वो सब अरुणाचल में किया, वो सब पुराना इतिहास जो है एक साथ है। तो उसको बड़े गर्व से ऑपरेशन लोटस का नाम हमारे प्रचार तंत्र में भी दिया गया, और ऐसे दिया गया जैसे कि ये बहुत ही कोई अनोखा काम भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र में हो रहा है कि चुनी हुई सरकारों को आप गिराइए, और ये मास्टर स्ट्रोक है, और ये ऑपरेशन लोटस है, चाणक्य है, और पूरे जितने सकारात्मक विशेषण हो सकते थे वो सब दिए गए। हम लोगों ने भी चर्चाओं में कहा भाई यहाँ चाणक्य और ये सारी चीजें, तो जिस चीज की भर्त्सना निंदा होनी चाहिए, अगर कोई भी पार्टी करे इस काम को, तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया। अब तो अरविंद केजरीवाल ने वही हथियार, आम आदमी पार्टी ने जो इस्तेमाल करती है बीजेपी, उसी का उन्होंने उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया कि साहब ये तो देखिए, ये तो सरकारी सब जगह तोड़ रहे हैं, और यहाँ भी जो है हमारी भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ऐसा मुद्दा हो गया, बीजेपी बार बार ये कह रही है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं समय आने पे सबूत देंगे। तो अब सबूत दे या न दे, लेकिन कौवा काटने गया, ले गया कौवा काट ले गया, तो वो हाका लगा दिया उन्होंने। तो इसका ये एक तरह से काउंटर स्ट्रेटजी उनकी जबरदस्त हुई। आज वो गांधी जी से मिलने भी चले गए, राजघाट चले गए, उनको गांधी जी अब याद आ गए। जब पंजाब में गांधी जी की फोटो हटी और भगत सिंह और अंबेडकर की लगी, तब गांधी जी याद नहीं आए, आज राजघाट में गांधी जी याद आ गए। मतलब आप ये भी देखिए ना, राजनीति का दोहरापन दोनों तरफ से है, इधर भी उधर भी। कि एक तरफ तो गांधी जी के छवि के बैठ कर आंदोलन हुआ, सब जगह गांधी जी के नाम लिया, और पंजाब में बड़े आराम से भगत सिंह और अंबेडकर, भाई गांधी जी की फोटो भी लगी रहती, क्या दिक्कत थी अगर 3 फोटो लगा देते। लेकिन वहां चूंकि गांधी जी के मुकाबले भगत सिंह को स्थापित करना था, भगत सिंह गांधी जी में कोई राजनीतिक झगड़ा थोड़ी था, उनके तो रास्ते का एक मसला था। बाकी तो भगत सिंह ने गांधी जी के बारे में बहुत आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, चिट्ठियां लिखी हैं, पढ़िए। और तो ये कुल मिलाकर के वो उनका जो है, तो उन्होंने ये मुकाबला राजनीतिक हो गया है कुल मिलाकर के दोनों तरफ से। अब समस्या ये है कि सबूत जी मैं